हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका जीके जीएस का ये नया वीडियो है। तो उम्मीद है कि आप लोग लगातार वीडियो देख रहे होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको अपनी कॉपी में आप नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए एग्जाम समय में आप वीडियो नहीं देख पाएंगे तो आपका नोट्स ही रिवाइज होगा। और आप देखे होंगे कि मैं एक क्वेश्चन के साथ उसके चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पॉसिबल होता है। तो हम लोग इसी क्रम में आज के 60 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अब डेली 50 से 60 क्वेश्चन लेना शुरू कर दिया। ऐसे मैं 25 से 30 क्वेश्चन लेता था, तो जिससे कि आपका समय ही बचे और ज़्यादा चीज़ें भी रिवाइज करा सके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए इसमें प्रीवियस इस बार मैंने रखा है, प्रीवियस ईयर रखा है। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो किसी को ये ना लगे कि सर 2 साल 3 साल पुराना क्यों पूछे। पहले मैं बता दूँ इसमें कि पुराने क्वेश्चन रखे गए हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि पेपर आ कैसे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2021 में मेजर ध्यानचंद जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। देखिए इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था 1905 में। ठीक है, तो 1905 में हुआ था, तो 2021 में पूछा गया तो 116 वर्ष आएगा, 116वीं जयंती। लेकिन अगर 2024 में भी 29 अगस्त आएगा तो अब आपका कौन सा हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा 119वां। ठीक है, तो 2021 का ये प्रश्न था और इनका जन्म हुआ था प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रयागराज में हुआ था। तो कितने पॉइंट पता चले, 1905 में इनका जन्म हुआ है 29 अगस्त, और 29 अगस्त को ही हम स्पोर्ट डे मनाते हैं। तो 116वीं जयंती 2021 में थी। अगर 24 का पूछता है तो हो जाएगी आपकी 119वीं हो जाएगी। प्रयागराज यूपी में जन्मदिन हुआ था और इन्हें क्या बोलते हैं, हॉकी का जादूगर नाम से बोलते हैं। अभी इन पर कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मैंने रखे हैं और आप एक एक बताते चलिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित मेजर ध्यानचंद जी से संबंधित सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी अभी। और इन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, और एक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी आपको मिलेगा दिल्ली में। लेकिन अगर पूछे मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही, तो वो मेरठ में बन रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 116 हो जाएगा। यहाँ ये गलत दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपसे बताया 1905 के हिसाब से। 1905 से 2005 तक तो 100 वर्ष हो गए, फिर 24 में से 5 करेंगे तो 119 ही आएगा। ठीक है, कौन सा संगठन है दुनिया भर के हॉकी खेल को नियंत्रित करता है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन करता है, जिसको FIH लिखते हैं। FIH लिखते जरूर हैं लेकिन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको देखते हैं, जो वर्ल्ड वाइड ये खेला जाता है हॉकी, उसी को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ FIH हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। देखिए हॉकी का जो ग्राउंड होता है, ये यहाँ पर आपका गोल पोस्ट होता है, ये बीच में ये होता है, फिर मिड लाइन होती है और ये बीच में इधर पोल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि 11 प्लेयर इधर से होते हैं, 11 प्लेयर इधर से होते हैं, 10 खेल रहे होते हैं, एक गोलकीपर होता है, 10 खेल रहे होते हैं, एक गोलकीपर होता है। प्रेजेंट टाइम में श्रीजेश करके एक नाम है, ये गोलकीपर हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ये इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप के बाद हम संन्यास भी ले लेंगे, वर्ल्ड कप नहीं, पेरिस ओलंपिक के बाद ये संन्यास भी ले लेंगे। भारत के प्रसिद्ध गोलकीपर हैं, PR श्रीजेश इनका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी में। तो देखिएगा, मैं बात बात में आपको कुछ करंट इशूज़ साथ में जितने भी फैक्ट होते हैं मैं बताता चलूँगा, आप अपनी कॉपी में उसको नोट करते चलें। स्पीड में भी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, बट आप कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो में उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकूँ। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म किस प्रकार मनाया जाता है, तो मैंने क्या कहा था, खेल दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मैंने जो करंट अफेयर का वीडियो डाला है 1 अगस्त को, वो 30 और 31 जुलाई का है। क्यों, क्योंकि जब घटना पूरी हो जाती है, जैसे 1 को मैंने डाला तो वो 31 का होगा, तो उस हिसाब से मैंने उसमें भी ये बात पूरे दिवस को रिवाइज कराया था, तो यहाँ स्पोर्ट डे पता चल गया है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को होता है। तो 31 अक्टूबर को पड़ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन, और राष्ट्रीय युवा दिवस वो होता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर होता है। चिकित्सक दिवस मुझे बहुत अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, बट जुलाई के मंथ में ही होता है, वो भी मैंने किसी वीडियो में ही बताया है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न, हाँ तो यहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है। मैंने अभी बताया था कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में है। एक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अलावा अगर एक क्रिकेट का स्टेडियम बोलें तो फिरोज शाह कोटला मैदान है, जिसका नाम अरुण जेटली क्रिकेट रख दिया गया था उसका। तो अरुण जेटली नाम हो गया, फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, नई दिल्ली में ही है। ठीक है, और ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी नई दिल्ली में है। तो ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो जिससे कि आपका क्वेश्चन कहीं ना फंसे और आप अच्छे से कर ले जाएं। अगला है हॉकी के जादूगर। देखिए वही प्रश्न आ गया है, तो यहाँ पर किसको हम कहते हैं, मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक,
सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। और यहाँ पर पीटी उषा उड़न परी हैं, जो क्या कहते हैं, ये 100 मीटर मतलब रेसर थी, नॉट 100 मीटर, कई इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। मिल्खा सिंह भी यहाँ पर क्या रहे हैं कि रेसर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 2018 विश्व कप हॉकी कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए प्रीवियस ईयर है इसलिए यहाँ पर 2018-20 ऐसे, जैसे अगर हम ओलंपिक की बात करें तो पेरिस ओलंपिक अभी हो रहा है 2024 में, तो 2020 वाला हुआ था आपका जापान टोक्यो में हुआ था, तब भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के, तो क्योंकि CSSC है, UPP है, प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न पूछते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2018 का किया गया था, भारत में किया गया था, इंडिया में, ठीक है। अगले प्रश्न, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तब से इतनी देर से बात हो रही है तो ये समझ में आ जाएगा। हॉकी के जादूगर क्यों कहे जाते थे ये समझिए। एक बार ये खेल रहे थे जर्मनी के पास, तो जब हिटलर मैच देखने आए तो देखिए कि एक प्लेयर क्या है कि वो अपने स्टिक से बॉल इनसे छूट ही नहीं रही, तो पता करवाएगा कि भाई क्या इनके स्टिक में क्या मैग्नेट लगा है क्या, बट मैग्नेट लगा होता, बॉल तो प्लास्टिक की और सिंथेटिक होती है, तो कहाँ से पॉसिबल होता। बट मेजर ध्यानचंद जी को उन्होंने क्या किया था, ऑफर किया था कि आप सेना में कोई भी पद ले लें और जर्मनी की तरफ से खेलें, बट मेजर ध्यानचंद जी ने बताया था कि हम भारतीय सेना में मेजर हैं और मैं उसी से खुश हूँ। ये स्टोरी मिलती है इनके बारे में सुनने को कि हाँ भाई हिटलर ने इनको ऑफ़र दिया था कि आप जर्मनी ज्वाइन कर लें और जर्मनी की तरफ से खेलें, तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है मेजर ध्यानचंद जी की। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बोले हैं ये आपको याद करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो अच्छा ये अलग आ गया भाई, हॉकी के प्लेयर थे और उत्तर प्रदेश प्रयागराज से संबंधित थे, यूपी के प्रयागराज में इनका जन्मदिन हुआ था। अब है यहाँ पर एक पुस्तक है ध्यान सिंह जी चंद हॉकी के जादूगर, पुस्तक के लेखक कौन हैं। यहाँ पर है दिलीप डिसूजा, विवेक बिंद्रा, रजनीश कुमार या फिर संजय बंसल। तो यहाँ पर है दिलीप डिसूजा ने ये बुक लिखी है, ठीक है। तो इनसे संबंधित अभी 2-3 बुक और आएंगी और आप सभी को याद कर लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया है। तो 1976, 80, 56, 69। तो मुझे 56 याद आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, यहाँ पर वही आंसर भी है। 1956 में इनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था, ठीक है। और इनको भी 2-3 साल पहले इनको खेल रत्न पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ध्यानचंद द लीजेंड लाइव्स ऑन पुस्तक के लेखक कौन हैं। ध्यानचंद द लीजेंड लाइव्स बुक रिटन बाई निकेत भूषण, विवेक बिंद्रा, रजनीश कुमार या संजय बंसल। तो यहाँ पर हो जाएगा निकेत भूषण के द्वारा ये लिखी हुई बुक है ध्यानचंद द लीजेंड लाइव्स ऑन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। अभी मैंने बताया प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जिसका पूर्व नाम में इलाहाबाद हुआ करता था, ठीक है। अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला है मेजर ध्यानचंद की लाइफ एंड टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। मेजर लाइफ एंड टाइम, द लाइफ एंड टाइम मेजर ध्यानचंद, दिलीप डिसूजा, विवेक बिंद्रा, रजनीश कुमार, रचना भोला यामिनी। तो यहाँ पर रचना भोला यामिनी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है जो मेजर ध्यानचंद जी पर लिखी गई है। एक बात नोटिस करिएगा, 3-4 बुक मैंने बताई, जन्म स्थान बताया, इनकी पैदाइश, स्पोर्ट डे, ये मैंने आपसे बताया, उसको याद रखिए। इन्हीं सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने लगभग 14वां क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी से जितने प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में भारत को कितनी बार स्वर्ण पदक जिताया। तो 3 बार जिताया है, ये पॉइंट याद रखिएगा जब जब ये खेले हैं। इंडिया का हॉकी में बहुत रिकॉर्ड अच्छा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ी और लोगों में स्किल भी बढ़ी, तो दूसरे देश भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बट भारत हॉकी, कबड्डी, इन सब में एक समझ लीजिए एक तरफा जीतता था पहले, ठीक है। अगला है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पुस्तक पूछ रहा है, हॉकी के जादूगर कौन है ये नहीं पूछ रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं दिलीप डिसूजा, मीना उमेश ध्यानचंद, रजनीश कुमार, संजय बंसल। तो यहाँ पर मीना उमेश ध्यानचंद हैं जो कि यहाँ पर क्या है कि मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक हैं। मेजर ध्यानचंद किस सेना से संबंधित थे। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल। तो यहाँ पर भारतीय सेना बताया ना कि मेजर थे यहाँ पर, अभी शुरुआत में मैंने बताया था अभी जब बात बताई थी कि हिटलर ने इनको ऑफ़र किया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। तो इनका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये इनके नाम पर रख दिया गया है। और
उसी समय रखा गया था जब भारत ने क्या किया था, 2021 में क्या हुआ था, ओलंपिक हुआ था, सॉरी 22 में, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल नहीं हो पाया था। तो 22 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ तो ये लोग जब जर्मनी को भारत ने हराया तो भारत ने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जिसको आप बोलते हो। उसी के बाद से ही ये क्या कर दिया गया था कि इस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था। अगला है 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था, जिसके बारे में मैंने भी बताया। और किसको हराया था, तो जर्मनी को हराया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, जर्मनी को। अगला है गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा या राहुल द्रविड़। तो मेजर ध्यानचंद जी की पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, आत्मकथा जिसको बोलते हो, ठीक है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, ग्रीक, अंग्रेजी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो यहाँ पर टर्किश लोगों ने यहाँ पर किया था पोलो। इसको चौगान भी बोलते थे, क्या बोलते थे, चौगान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक व्यक्ति था, ऐसा कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया था कि जब चौगान खेल आता है, यानी घोड़े पे बैठकर स्टिक से लेकर बॉल को हिट करते वही गेम खेल रहा था, तो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको चौगान गेम भी बोलते हैं, पोलो, ठीक है। पोलो खेल भारत के किस राज्य में लोकप्रिय हुआ, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या असम राज्य में हुआ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब मणिपुर आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, देखिए अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, फिर नीचे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। और मणिपुर में एक फेमस है लोकटक झील, क्या है, लोकटक झील। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट आता जा रहा है मैं बताता जाऊंगा। लोकटक झील जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, और यहाँ पर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। अगर मुझे याद आ रहा है प्रीवियस या उससे पहले वीडियो में मैंने पॉइंट डिस्कस किया है, तो जो लोग लगातार देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि मैंने इन सब के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर रखी है। तो देखिए जब बार बार आप लगातार क्वेश्चन कोई आएगा, रिपीट होगा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊं, जब आप क्वेश्चन करें एग्जामिनेशन हॉल में, तब आपको किसी प्रकार से ये न लगे कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। पूरा प्रयास रहेगा जिससे कि आपका करंट और प्लस जीके जीएस आपका पूरा कवर हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कमी नहीं रखेंगे, मेरा पूरा प्रयास है। बस आप रेगुलर देखें, बस एक काम है, आप दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब माना जाता है कबड्डी खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई, भारत, चाइना, जापान या रूस। तो भाई भारत में, ठीक। मैंने अभी बताया था कि कबड्डी जो है भारत लगभग नंबर 1 तो रहता ही है, बट ओलंपिक हो या फिर वर्ल्ड कप हो कबड्डी का, तो भारत हमेशा चैंपियनशिप रहता है। भारत को टक्कर देता है ईरान, देता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बट भारत ओवरऑल चैंपियन रहा है, ठीक है। और माना जाता है, और जैसे हॉकी में इंडिया ने लगभग 8 बार ओलंपिक में जीता है, ठीक है, और इनका भी रिकॉर्ड कबड्डी में भी अच्छा रहा है। शतरंज का जन्मदाता किस देश को मानते हैं, रूस, भारत, यूएसए या फिर इंग्लैंड। तो ये माना जाता है भारत को, शतरंज, ठीक है, जिसको आप चेस बोलते हो, ठीक है। ये 8-8 ब्लॉक में उसमें खेला जाता है। आपने पता है कि विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर इंडिया की तरफ से बने थे, अभी तो लगभग 74 लोग जो हैं जो ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई, देखिए क्रिकेट खेल इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी, ठीक है। वो आपको याद होगा, लगान मूवी, आपको तिगुना लगान देना होगा अगर नहीं हरा पाए तो। फिर लगान टीम में जिसमें आमिर खान थे तो हरा दिए थे, तो 3 गुना लगान से बच गए। तो ये इंग्लैंड लोगों की ही उपज थी। उसके बाद विश्व के सारे देश खेलने लगे, ठीक है। तो इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, तो वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे, तो फिर धीरे धीरे वहाँ के लोकल्स लोग भी उस गेम में इन्वॉल्व होते चले गए। तो यहाँ पर क्रिकेट खेल इंग्लैंड से शुरू हो जाएगा। देखिए सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट खेले जाते थे, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट आपका 5 दिन का होता है। वनडे आपका पहले 60 ओवर का होता था, लेकिन जो 83 का वर्ल्ड कप था तो वो लगभग 60 ओवर का ही खेला गया था। उसके बाद इसको कम कर दिया गया, 50-50 ओवर का कर दिया गया। बाकी फिर T20 का फॉर्मेट शुरू हो गया। फिर बीच में सचिन तेंदुलकर जी ने एक सुझाव दिया था कि वनडे को 50-50 ओवर का तो होता है, पहले एक टीम 25 ओवर खेले, फिर दूसरी टीम 25 खेले, फिर जो तीसरी इनिंग होगी फिर पहली वाली टीम 25 ओवर खेले। तो इस तरीके से किया जाएगा गेम, बट वो सुझाव दिया था जो कि अभी लागू नहीं हुआ, ठीक है। मे भी हो सकता है फ्यूचर में ऐसा देखने को मिले। निम्नलिखित में से कौन सा खेल भारत में उत्पन्न नहीं माना जाता, शतरंज, पोलो, कबड्डी या बिलियर्ड्स। तो यहाँ पर अभी क्या है, बिलियर्ड्स की बात हो रही है, ये नहीं माना जाता। पंकज अडवाणी का आपने नाम सुना होगा। इधर क्या होता है, टेबल पे होल होते हैं, इधर भी होता है, और यहाँ पर कुछ बॉल्स पड़ी होती हैं जिसको एक लंबी स्टिक से एक व्यक्ति क्या करता है, हिट करता है, और यहाँ पर फिर ये बॉल इधर जाती है। तो इस तरीके से कुछ आप समझ लीजिए। कौन सा खेल इंग्लैंड में उत्पन्न नहीं माना जाता, लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या वॉलीबॉल। तो यहाँ पर वॉलीबॉल जो है इंग्लैंड की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। बाकी जो भी गेम है, लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, ये सब वहीं का गेम है।
खेलों और उनके जन्म देश का सही संयोजन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पूछा गया है कि स्क्वैश, स्क्वैश क्या भारत का है, देखिए यहाँ पर भारत यहाँ लिख गया, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इंग्लिश से देख लीजिए, स्क्वैश भारत में, बिलियर्ड्स इंग्लैंड में, पोलो इंडिया में, लॉन टेनिस ऑस्ट्रेलिया में। तो कह रहे हैं संयोजन सही है, तो पोलो भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर में शुरू हुआ था, ठीक है। तो फिर अगला है खेल और उनके मूल देश का गलत संयोजन बताना है, बिलियर्ड फ्रांस, कबड्डी भारत, शतरंज रूस, स्नूकर भारत। तो यहाँ पर शतरंज क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अभी तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, शतरंज क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे हमने डिस्कस किया था। अगला है कबड्डी खेल किस उत्पत्ति देश की मानी जाती है, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत, चीन, जापान, रूस। तो यहाँ पर देखिए कबड्डी भारत, और हमने बताया कि भारत का दबदबा रहा है कबड्डी में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में भी, वर्ल्ड कप में भी, और पेरिस नॉट पेरिस मतलब किसी भी ओलंपिक में, ठीक है। साइकिलिंग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, डायमंड, ग्रीन, वेलोड्रोम या रिंग। जहाँ पर साइकिलिंग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं वेलोड्रोम कहते हैं, ठीक है। जैसे हॉकी का हम टर्फ बोलते हैं, हॉकी के प्लेग्राउंड को क्या बोलते हैं, टर्फ बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नाम होते हैं। टेबल टेनिस में आपको टेबल मिलती है, टेबल पे खेलते हैं, ठीक है। तो हर एक अलग अलग नाम होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आप जब बैडमिंटन खेलते हैं तो उसका बैडमिंटन ग्राउंड अलग होता है, उसको एक अलग नाम दिया जाता है। इस प्रकार से गेम, इवेंट और उनके स्पोर्ट का, खिलाड़ियों का नंबर, ये सब पूछा जाता है, इसीलिए इसको हम इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगला है बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, रिंग, रिग, रेज या कोर्स। तो देखिए इसको रिंग बोलते हैं, कहते हैं ना, मैंने भी बताया। ये होता है, इधर रस्सियाँ लगी होती है चारों तरफ से, यहाँ पर कॉर्नर पे सीट लगी होती हैं, फिर यहाँ पे प्लेयर आते हैं, बीच में गोला होता है, फिर लड़ाई करते हैं, ठीक है। एक हारेगा एक जीतेगा, तो दैट इज़ द रिंग, ठीक है। अगला है निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर को किस नेम से जानते हैं, रेंज, रिंग या कोर्स। तो यहाँ पर जानते हैं रेंज के नाम से। शूटिंग रेंज आप सुनते हैं ना, शूटिंग रेंज। तो यहाँ पर निशानेबाजी और तीरंदाजी को हम रेंज बोलते हैं, और रिंग किसको बोलते हैं, आपको मैंने बताया कि जो रिंग बोलते हैं वो बॉक्सिंग के लिए बोलते हैं। घुड़सवारी खेल परिसर को किस नाम से जानते हैं, एरीना, ग्रीन्स, वेलोड्रम या डायमंड। तो इसको जानते हैं एरीना नाम से, ठीक है। जब आपने देखा होगा, कोई गेम देखा हो या रेस 3 मूवी देखी हो जिसमें सैफ अली खान होते हैं, या कोई भी रेस देखे हो जिसमें एक घोड़े की रेस होती है, तो वो कहते हैं कि हाँ एरीना में हम मिल रहे हैं, और ये रेस की शुरुआत मैंने करी, तो इसका विजेता मैं हूँ। ऐसा कुछ सैफ अली खान बोलते नजर आते हैं। तो आप शब्द सुने होंगे, मैं रेफरेंस इसलिए दे देता हूँ जिससे कि आप कभी कोई चीज़ देखें तो उसका मतलब समझें कि हाँ भाई ऐसा शब्द क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। वह स्थान जहाँ स्केटिंग खेली जाती है, तो यहाँ पर क्या है, रिंग, एरीना या ग्रीन्स। तो यहाँ पर है रिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आइस हॉकी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को नाम से क्या जानते हैं, एरीना, रिंक, मैट या ग्रीन्स। तो यहाँ पर जानते हैं रिंक नाम से। प्रीवियस क्वेश्चन का भी वही मतलब था जो इसमें है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ लेने हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, स्पीड अगर ज़्यादा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी मैं इसको कम ज़्यादा करूँगा। मेरा पूरा प्रयास होता है कि बिना समय गंवाए, बिना इधर उधर की बात किए आपको काम की बात बता दें, ठीक है। तो जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि मैं किस हिसाब से चल रहा हूँ, बट स्टिल अगर आपको कुछ लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। अब अगला है, किस खेल के परिसर को डायमंड कहा जाता है, हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल, कॉर्फबॉल या बेसबॉल। तो ये कहा जाता है बेसबॉल को, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, बेसबॉल। अगला है, किस खेल के खेल परिसर को कोर्स कहते हैं, पोलो, गोल्फ या आइस हॉकी या रग्बी। तो आपने गोल्फ कोर्स का नाम सुना होगा, जैसे कहते हैं गोल्फ कोर्स। तो यानी गोल्फ जो खेला जाता है, यानी कि स्टिक से बॉल को हिट किया जाता है और वो थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया पे खेला जाता है, ठीक है। ये भी देखा होगा आपने, ठीक है। टाइगर वुड्स नाम आप सर्च करिएगा गूगल पे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो पोलो गेम के गोल्फ के कितने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। अगला है तैराकी खेल परिसर, जो तैराकी होता है, स्विमिंग, तो क्या होता है, ट्रैक, फील्ड, पूल, एरिना। तो भाई जाहिर सी बात है स्विमिंग पूल होता है। तो आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट और उससे जुड़े हुए जो जितने भी शब्द हैं, जुड़े शब्द, वो आपको साथ में मैं बताता जा रहा हूं। और ऐसे ही एक देखिए, मेरा मन था कि स्पोर्ट से लेकर आपको पूरा इवेंट बता दूं, तो यहाँ पर आज मैक्सिमम वही क्वेश्चन है। कौन सा जोड़ा गलत है, व्यायाम, ट्रैक, बेसबॉल कोर्ट, गोल्फ कोर्स, कुश्ती अखाड़ा। भैया बेसबॉल के लिए भैया आप कोर्ट में क्यों जाओगे, ठीक है। कोर्ट मतलब वो वाला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसबॉल का अलग हो जाएगा, ठीक है। भारत, अब अगले कुछ क्वेश्चन हैं आपके जीएस के हैं, तो बात करते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए जब प्रारंभ में बना तो भाई आपको वहाँ पर 8 अनुसूचियां मिली थी, बाद में 4 और जुड़ी गई। टोटल प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं,
ठीक है, तो कितनी हो गई अनुसूचियाँ? 12 हो गई हैं, ये याद रखिएगा। और किस शेड्यूल में क्या है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, उसको जाकर आप जरूर देखें। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? 12वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 9वीं अनुसूची? तो इनमें से कौन सी है भाई? तो इनमें से हो जाएगी 12वीं अनुसूची जो है आपकी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान की किस अनुसूची में भारत के महत्वपूर्ण अधिकारों के वेतन और अधिकारियों, नॉट अधिकार, अधिकारियों यानी कि जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी जो वेतन भत्ते की बात है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं, तीसरे में शपथ वगैरह आ जाती है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो जो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, निश्चिंत रहें। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम देकर इसको जरूर पढ़ें। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन को शामिल किया गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती या किसी विशिष्ट सूची में नहीं? तो समवर्ती सूची। तो देखिए जो आपका 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल में 3 अनुसूचियां हैं। एक तो होती है केंद्र सूची, ठीक है, फिर दूसरी राज्य होती है, ठीक है, और उसके बाद आपकी होती है यहाँ पर मतलब सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो सेंटर वाले में सेंटर नियम बनाता है, राज्य वाले में राज्य बनाता है, समवर्ती में सेंटर और स्टेट दोनों बनाते हैं। पर जहाँ डिस्प्यूट की भावना आती है तो वहाँ पर सेंटर की बात मानी जाती है, ये याद रखिएगा। शुरुआत में 97 विषय थे, बाद में 100 हो गए, इसमें लगभग 69 थे, घट के 66 हो गए, इसमें 47-48 थे तो +-2 हो गए। ठीक है, तो ये लगभग अंदाज़ा मैंने आपसे बता दिया है, क्योंकि ये विषय बीच बीच में बदल भी जाते हैं, जिससे डिपेंड करता है कि हमारे संविधान में कोई संशोधन ना हुआ हो। नौसेना, सेना और वायुसेना के कार्य भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। अब 7वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? केंद्र, राज्य, विश्व या फिर कंकरेंट? तो यहाँ पर संबंधित है केंद्रीय। देखिए ये जो सेना वगैरह की बात है भाई, अब आप ये थोड़ा सुनते होंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा है, उत्तर प्रदेश की सेना है या बिहार की सेना। बिहार पुलिस हो सकती है, एमपी पुलिस हो सकती है, यूपी पुलिस हो सकती है, बस सेना हमारे देश की होती है जो हमारे। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है, पैरामिलिट्री होती है जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, फिर आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, फिर आपका उसमें आपका आर्मी है, नेवी पानी वाली हो गई, ठीक है, एयरफोर्स हो गई, आपका एयर वगैरह में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आईटीबीपी है, इस तरीके से ये भी काम कर रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये केंद्रीय विषय की बात है। वन को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती? तो देखो भैया समवर्ती सूची है। देखो स्टेट भी तो अपना फॉरेस्ट कवर देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का 24.62% फॉरेस्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सॉरी, उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का 24.62 है। अब उत्तर प्रदेश में लगभग 9.63% क्या है? फॉरेस्ट और ट्री कवर है, जिसमें से 6.5% आपका फॉरेस्ट है, बाकी रेस्ट ट्री कवर है। और अगर देखा जाए तो आपका एमपी में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, और आपको जो ये मिज़ोरम मिलेगा परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बाकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है देहरादून, वहाँ से रिपोर्ट जारी होती है। अगला है कौन सा विषय राज्य सूची में आता है? कृषि, दंड कानून, शिक्षा या रक्षा? तो यहाँ पर कृषि, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो राज्य सूची का है, बाद में उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था, जिसपे कुछ कानून बनते हैं, तो सेंट्रल और स्टेट के अगर कोई क्लैश करेगा तो सेंट्रल की ही बात मानी जाएगी। जनवरी 2019 तक संविधान की किस सूची को कृषि के एक विषय के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, तो देखिए 2019 का क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर रखा गया, प्रीवियस ईयर है, ताकि आपको अंदाजा लगे। तो राज्य सूची, कृषि किसका था? राज्य सूची। तो उसको क्या कह रहे हैं? कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ राज्य सूची कृषि में शामिल किया गया है। भूमि और भवनों पर कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। अब ये कौन सी सूची में आती है? ठीक है, केंद्रीय, राज्य, विश्व या फिर समवर्ती? तो यहाँ पर समवर्ती, दैट इज द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। मैंने बताया कि आपके साथ आपका 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट, कंकरेंट। तो बता दिया कि भाई कहाँ से नियम कैसे बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 1967 में भारत के संविधान में आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल करी गई है? तो सिंधी भाषा थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधी भाषा 1967 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दल बदल विरोधी कानून जो है, देखिए ये हुआ था आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर गलत दिया हुआ है भाई, दल बदल भारतीय संविधान की कुछ 10वीं अनुसूची है, चौथी नहीं होगी भाई, 10वीं हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये टाइपिस्ट हैं, वो मिसप्रिंट हो गया है, बट मैं उसको सही बता दूंगा, उससे बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं कंटेंट देख के ही आपको बताता हूँ, ठीक है। अब कह रहे केंद्रीय सूची का नहीं है, जनगणना, बैंकिंग, श्रम संगठन, विदेशी। तो भैया देखो जनगणना जो है
जनगणना केंद्र का ही है, इसमें यहाँ पर रखा गया बैंकिंग श्रम संगठन, यहाँ पर लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेट वाइज बन सकता है, ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है सेंट्रल लिस्ट के विषय हैं। कौन सी वस्तुएं समवर्ती सूची में नहीं आती हैं? अंतर्राज्यीय नदियाँ, फिर श्रमिक संघ, नागरिकता या स्थानीय सरकार। तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट है जो समवर्ती सूची में आती हैं। देखिए जैसे आप लोकल गवर्नमेंट से क्या समझते हैं? पंचायत, पंचायत के गठन की बात है आर्टिकल 40 में, संविधान के भाग 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में इसका यहाँ पर प्रावधान किया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए जहाँ तक कि अब 73वां 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पता है आपको, 73rd और 74th, ठीक है, 1992 की बात है, ठीक है, 92-93। तो यहाँ पर क्या 73वां था, पंचायत से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और यहाँ पर 74वां है जो नगर पालिका और नगर पंचायत जो शहरों में होता है उनकी बात हो रही, ठीक है। तो टोटल इस तरह से। और सबसे पहले अगर पंचायती राज की बात करें तो राजस्थान के नागौर से शुरू हुई थी, ठीक है, सबसे पहले पंचायत। और आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल है। पूछा जाता है कि जो पंचायतों का गठन, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण में पंचायतों का गठन किया जाता है, ये किसका विचार है? गांधीयन प्रिंसिपल है, नेहरू का विचार है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का है? तब आप वहाँ पे क्या बताएंगे कि हाँ भाई ये गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधी जी का ऐसा मानना था कि सेंटर से पावर डिसेंट्रलाइज की जाए, लोकल्स में दी जाए, जिससे कि वो लोकल लेवल पर काम कर सकें। कौन सा हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? श्रमिक संघ, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जंगली जानवर और पक्षियों का आरक्षण, या जंगल। तो यहाँ पर जंगल, फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट स्टेट भी लगवाएगा, अभी मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। यूपी का 9.63% के अप्रॉक्स है, इंडिया का पर कितना है? 24.62% है। तो ये जंगल वाला जो है उसका नहीं है, ठीक है, सेंट्रल का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं? तो ये केंद्रीय राज्य, विश्व या समवर्ती। तो यहाँ पर समवर्ती सूची। देखिए बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो मुझे जितने टॉपिक मिले यहाँ पर कवर कराने थे वो मैं यहाँ पर आपको कवर करा रहा हूँ, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से पढ़ें। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सभी में यहाँ पर क्या है कि भाई विधायी मुद्दे शामिल हैं। फिर कोई भी एक ऐसा विषय हो सकता है जिसका उल्लेख किसी में ना हुआ हो। केवल संसद, केवल राज्य विधानमंडल, का और खा दोनों, या तो एक को नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल संसद हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा बात आई है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट 79 आर्टिकल में है, और पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक होते हैं प्रेसिडेंट, जिनका वर्णन आर्टिकल 52 में किया गया है। एक होती है राज्यसभा, राज्यसभा के लिए 80 आर्टिकल है। और फिर आता है लोकसभा, आपका 81 आर्टिकल में। लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में जब कानून बन जाता है तब प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं, ठीक है, तब जाके कोई बिल एक्ट में बनता है, अधिनियम। जब सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है तब तक उसको हम बिल बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं विधेयक। लेकिन जैसे ही ये पास हुआ और उसके बाद प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तब ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 17 वर्ष कर दी गई? नॉट 17, यहाँ पर 70 वर्ष होना चाहिए था, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या क्या है? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 चीज़ें जोड़ी गई हैं, बस ये कुछ अलग से आ गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, ये क्वेश्चन ही अलग आ गया, ठीक है, मैं समझ गया, टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पर क्या है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसका आंसर भी 22 है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप निश्चित रहें, अगर कोई मिसप्रिंट एरर होता है तो उसको मैं उसको सही करूँगा, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बाद में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, संस्कृत जोड़ी गई है। संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, या मराठी उड़ी। ये एसएससी सीजीएल का, एसएससी का पेट क्वेश्चन है, आप इससे ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल रट के जाओ। और पीसीएस आरओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज जो है इसमें बाद में 8वीं सूची में जोड़ी गई। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो अभी मैंने आपसे बताया कितनी भाषाएं भाई, 22 भाषाएं, 22 हैं। और बाद में कौन सी जोड़ी गई हैं? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक। भारतीय संविधान को किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा? अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया 71, 72, 73, 74। तो यहाँ पर कौन सा है भाई? 73। क्यों 73 कहा गया? पंचायतों का गठन है ना आर्टिकल 40। नगर पालिका की बात नहीं करो, नगर पालिका होता तो ये फिर 74 हो जाता, ठीक है। 1992-93 की बात है, तो 73वां संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान और उसके प्रावधानों को संशोधित करने की शक्ति दी गई है? भाग 20, भाग 2,
भाग 3 या भाग 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग 20 में दिया गया है। हम लोग का जो भाग 20 है उसमें ही दिया गया है कि भाई किस पार्ट में क्या चीज़ दी हुई है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं अगर याद रखेंगे तो आपके लिए फिर क्या होगा कि भाई प्रॉब्लम होगी। जितने भी हो पार्ट्स ज़रूर पूछे जाते हैं, तो मैं इसीलिए बार बार उस पार्ट को यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको इस तरीके का ना लगे कि कुछ चीज़ छूट रही है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिससे कि हम आपको यहाँ पर पूरी चीज़ करवा दें, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ भी रही होंगी, और उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ लगती है जिससे कि आपको नहीं समझ में आ रहा, वो हमसे बिल्कुल बताएं। अब जैसे महत्वपूर्ण भाग मैं जल्दी से बोल देता हूँ, इसका मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला। जैसे पार्ट 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और 4 का में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 में संघ सरकार से संबंधित हैं, 6 में राज्य सरकार है, 7वां निश्चित किया गया है, 8वें में संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, 9 पंचायत है। देखिए भाग है, अगर अनुसूची होती तो हम 11वीं अनुसूची बताते, लेकिन यहाँ पर भाग पूछा जा रहा है, तो 9 यहाँ पर 9 में पंचायत है, 9 का में नगर पालिकाएँ, और 9 खा में सहकारियाँ समिति मिलेंगी, सहकारी समिति। और यहाँ पर 11वें में संघ राज्य बीच में संबंध। भाग 15 इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में उपबंध जो है आपातकालीन, जो कि जर्मनी से लिए गए हैं। और संविधान 20 में संशोधन। मैं फिर से बता रहा हूँ, 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, 18 में इमरजेंसी, और 20 में क्या है आपका संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ये रहे पॉइंट हमने आपसे बताया, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरा पूरा प्रयास था कि आपको अच्छे से बताया जाए। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में इसको शेयर करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट जरूर करें आप। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जहाँ पर आपको लिंक मिल जाती है, और जो लोग सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऑल कर लेंगे, जिससे बेल आइकन पे ऑल कर लीजिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको एक समय से मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, वीडियो जो लिख लिए हो रिवाइज करें। मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।